Good morning, viewers. And today we are on with a very, very special episode of Medi Chit Chat with none other than one of the leading IVF consultants, Dr. Rohan Palshetkar, sir. Sir, it's such a pleasure to host you on our little channel, but it was so kind of you that you agreed to come here. And before we talk so much about infertility and learn हम क्या इनफर्टिलिटी में क्या एडवांसेस हैं या किसको ज़रूरत पड़ती है, आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Thank you so much, firstly, for having me on your chat show, ma'am. I think it's something that is very important कि जो आप information सब public को दे रहे हैं वो इतना crucial है ताकि वो एटलीस्ट थोड़ी जानकारी मिल सके ताकि वो अपने आप को ट्रीट करने में डिसीजन ले सकते हैं. तो मैं हूँ डॉक्टर रोहन पालशेतकर. मैं एक IVF कंसल्टेंट हूँ ब्लूम IVF में. मैं नवी मुंबई और इंडिया में भी थोड़े और सेंटर्स में जाते रहता हूँ और मैं ओवर 10 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड मेरा मेन एम है कि हर किसी को पेरेंटहुड देने में मदद कर सकता हूँ. You've been so. I wanted to know, Rohan, what kind of special fellowships you have done. या आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? मैं अपना MS DY पाटिल यूनिवर्सिटी से कर चुका हूँ. मैं अपना फेलोशिप बेल्जियम से कर चुका हूँ इनफर्टिलिटी में और एंडोस्कोपी जर्मनी से कर चुका हूँ और मेरे पास एक बेसिक और एडवांस डिप्लोमा है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, वो भी जर्मनी से है. थैंक यू सो मच रोहन. सो वी वांट टू नो कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, मतलब कब किसी कपल को इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट को मिलना चाहिए? तो अभी इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व जो हम कहते हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो एक डिजीज़ अभी मानी जाती है. पहले ऐसे लगता था कि बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है थोड़े टाइम में हो जाएगा, पर अभी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं उन्होंने भी डिफाइन किया है कि इनफर्टिलिटी जो बोलते हैं वो अगर 35 के उम्र से कम रहे तो अगर एक साल में जब ट्राई कर रहे हैं और बच्चा नहीं होता है तब हम उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं. अगर आपका उम्र 35 के ऊपर है तो हम लोग सिर्फ 6 महीने की टाइमिंग देते हैं ताकि आप अगर 6 महीने में बच्चा ना हो तब आपको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए. पर एक चीज़ है, ये सब वेस्टर्न लिटरेचर के हिसाब से बोला जाता है. अगर हम अपने इंडियन पॉपुलेशन को देखें तो हम लोग जनरली 32 या 33 एक कट ऑफ रखते हैं जब हम कहते हैं कि 1 साल और 6 महीना ये टाइम फ्रेम रखना चाहिए. आजकल थोड़ा शादी भी एडवांस्ड हो गई है तो शायद वो जो हमारा ओरिजिनल टीचिंग था कि आप 1 साल ट्राई करें वो बहुत चेंज भी हो गया है. बिल्कुल. अभी हमारे पास जब मैं देखता हूँ वो पेशेंट्स जो आते हैं, जब हम देख रहे हैं कि ये पेशेंट्स आते हैं उनके शादी को 7-8 साल हुआ है पर वो ट्राई सिर्फ 1 साल से कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अपने करियर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं या जल्दी शादी हो रही है तो वो पढ़ाई भी कर रहे हैं. तो उस हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे तो बच्चा हम लोग बाद में प्लान कर सकते हैं और उन्हें लगता है कि बस मैंने ट्राई किया और 3 महीने में तो प्रेगनेंसी हो जाएगी. प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब दे स्टार्ट ट्राइंग एंड दे व्हाट दे थॉट वाज अ वेरी नेचुरल थिंग, इट डजेंट हैपन एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. सो मैं ये जानना चाहती थी कि हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं और तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना जो कहते हैं हमारी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, और आई एम श्योर कि आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स बहुत आते होंगे सर. तो अनफॉर्चुनेटली मैम वो आपने सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट में ही पूछ लिया. तो अगर देखे जाए तो इनफर्टिलिटी जब हम देखते हैं भी हम 3 या 4 भागों में डिवाइड करते हैं. एक भाग रहता है जहाँ पे सिर्फ फीमेल में प्रॉब्लम रहता है, वो अराउंड 30% ऑफ केसेस रहते हैं. 30% केसेस में मेल में प्रॉब्लम रहता है. 30% केसेस में दोनों में प्रॉब्लम रहता है, मेल और फीमेल में. और 10% पेशेंट्स, मतलब 10% पेशेंट जो आप बोल रहे हैं मैम, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी इसको बोलते हैं. सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी ऐसा चीज़ है जहाँ पे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं पर तो भी उनको कंसीव होने में नहीं होता है. पर हम लोग ने थोड़े कॉमन चेंजेस देखे कि कपल्स ट्राई करते हैं कि महीने में सिर्फ एक बार संबंध रखते हैं जब वो फर्टाइल पीरियड होता है, जब ओव्यूलेशन ऐसे होता है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है. वो स्ट्रेस भी रहता है तो कभी कभी इजैक्यूलेशन भी नहीं रहता है. तो इसके वजह से ये छोटे छोटे चीज़ें रहती है जो हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं. तो इसके वजह से भी ये होता है. अभी एक कपल था बोल रहे हैं हम लोग 10 साल से ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने को. हस्बैंड 9 महीने बाहर रहता था मर्चेंट नेवी में, तो अभी वो साल में सिर्फ 2-3 महीने एक साथ रहते थे. कितना एक साथ टाइम मिलता था क्योंकि फैमिली को मिलना रहता था, फ्रेंड्स को मिलना रहता था. तो ये छोटे छोटे चीज़ हम ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ लगता है कि हम लोग 10 साल से ट्राई कर रहे हैं.
और शायद थोड़ा सा ये जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज प्रॉब्लम पता हो तो शायद सॉल्यूशंस भी इजी हो जाएंगे। एग्जैक्टली मैडम, इनफैक्ट अब ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी इज द मोस्ट चैलेंजिंग केस फॉर अस, बिकॉज एग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली अपने जो सीड्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम एंडोमेट्रियम मतलब अपना सॉइल जो देखते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट व्हाई यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी डू इज, इफ द पेशेंट इज यंग, मतलब अगर 25 या 30 साल के उम्र के बीच में हो, हम उन्हें कहते हैं कि 6 महीना आप नेचुरली ट्राई करो, पर हमारे फॉलोअप के अंदर जहाँ पे हम लोग ये टैबलेट्स देते हैं, सोनोग्राफी करके हम लोग देखते हैं कि अंडा कैसे बढ़ता है, और फिर हम लोग उनको एक विंडो पीरियड देते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि अंडा बराबर से बढ़ के फूट गया है, और वो इस हिसाब से हम लोग उनका फर्टाइल पीरियड एकदम थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं। अगर 6 महीने बाद वो प्रेग्नेंट ना हो तो फिर हम IUI ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। अगर अभी हम 30 to 33 एज ग्रुप के लिए देखें तो हम लोग बोलते हैं कि आप IUI के लिए डायरेक्टली जाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी नेचुरली ट्राई कर रहे हैं। और अगर 33 के ऊपर है फिर हमें एक डिस्कशन करना पड़ता है कि आप IVF के लिए तैयार है जाने के लिए या IUI ट्राई करना पड़ता है। तो ये एक डिस्कशन रहता है जो एक कपल और एक डॉक्टर के बीच में होना चाहिए, जिससे हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं कि IUI या IVF करना है उस हिसाब से। इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है डॉक्टर रोहन की, क्या व्हेन वी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट या आपके जो भी जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जब आपको IVF सेंटर में भेजते हैं तो क्या उसका हर बार मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी ही होता है? एब्सोल्युटली नहीं मैम। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो आते हैं पहले चीज़ बोलते हैं हमको IVF नहीं करना है, और मैं पहले बोलता हूँ पहले मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछने दीजिए, आपका केस समझने दीजिए। सी एज एन IVF स्पेशलिस्ट, येस माई एक्सपर्टीज इज IVF, बट माई मेन थिंग इज कि मैं आपको प्रेगनेंसी दे सकूँ, तो या वो नेचुरल हो या थ्रू IVF हो। मेरा फर्स्ट एम ऑलवेज रहता है कि जितना नेचुरल हम अटेम्प्ट कर सके वो ऑलवेज ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर प्रेगनेंसी में कम दवाई लगती है और उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ऑफ कोर्स इट सब डिपेंड करता है केस के ऊपर, तो ईच केस अलग अलग रहता है, और जैसे आपका केस हो उस हिसाब से रहता है। जैसे अगर आपको PCOS हो या आपको एंडोमेट्रियोसिस हो या आपका पुअर ओवेरियन रिजर्व हो, मतलब अंडे की ताकत कम हो, तो इस हिसाब में हर केस में अलग अलग चीज़ रहती है। एक सवाल यहीं से आता है कि आजकल AMH लेवल बहुत कम रहता है, तो ये क्या कारण है कि आजकल यंग फीमेल्स 30, 31 एंड हम लोग पहला टेस्ट करते हैं AMH लेवल और वो आता है 0.3, 0.2, तो आप हमें बताएं कि ये क्यों, किस कारण से ओवेरियन रिजर्व इतना कम हो जाता है? एक तो हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इंडियंस का है कि अपनी अंडे की ताकत कम उम्र में कम हो जाती है, तो इसके वजह से AMH इंडियन वुमेन में ज़्यादा जल्दी गिर जाता है। तो वो एक कारण रहता है। दूसरा कारण रह सकता है क्योंकि अभी लाइफस्टाइल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वर्क प्रेशर्स रहते हैं, घर का प्रेशर रहता है, आसपास भी, फिर स्मोकिंग इंक्रीज़ हुआ है, अल्कोहल इंटेक भी इंक्रीज़ हुआ है, तो इसके वजह से बोथ फीमेल एंड मेल में प्रॉब्लम रहता है। और स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो है वो अंडे की ताकत भी कम कर सकता है, इसके वजह से AMH लेवल कम हो सकता है। और एक चीज़ है कि ड्रग यूसेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत मतलब देयर आर वेरियस ड्रग्स, जैसे यू हैव योर गांजा, यू हैव योर हैशीश, और बहुत सारे हार्ड ड्रग्स जो रहते हैं, इनके वजह से भी अंडाशय की ताकत कम हो सकती है। तो एज आई अंडरस्टैंड कि एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, मतलब अगर आप इस IVF में भी तो कोई मैजिक वॉन्ड तो नहीं है कि डॉक्टर रोहन के पास जाएंगे एंड सर विल डू समथिंग नाइस एंड मेक मी प्रेग्नेंट, तो कुछ एफर्ट्स तो सामने से भी लेना पड़ेगा। मेरा ऑलवेज ये रहता है कि जब भी आप इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए आओ, मैं 50% कर पाऊंगा अपने मेडिसिन के साथ, बट अगर आपका सहाय रहा मेरा तो अपना सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हमारे जो मेडिसिन हम देते हैं उससे हमारे अंडे का क्वालिटी इम्प्रूव होता है, पर अगर आप दूसरे साइड से कंटिन्यूसली अब्यूज और डैमेज दे रहे हो थ्रू स्मोकिंग, थ्रू अल्कोहल, थ्रू कोई भी और अदर चीज़, मतलब आप दिन का सिर्फ 3 घंटा सो रहे हो, रात को नेटफ्लिक्स देखते हो 3 बजे तक, सुबह 6 बजे उठ के काम के लिए निकलते हो,
आप अपने बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हो। सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है, फिजिकल स्ट्रेस भी एक चीज रहती है जो अगर हम रेस्ट ना दे एडिक्वेट तो हमको रिकवरी नहीं होता है और वो अलग अलग चीजों पे इम्प्रूव होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज यू सेड मैम कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पीसीओएस पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज यू नो मैडम पीसीओएस हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ केसेस जो आईवीएफ क्लिनिक में आते हैं वो पीसीओएस के रहते हैं अभी। तो यही रोहन सर, मैं ये भी जानना चाहती थी कि आप हमारे दर्शकों को ये पीसीओएस क्या होता है एक आपके नज़रिए से वो समझाएं। वैसे तो हज़ारों चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन बिकॉज यू डील डे इन डे आउट विद दिस प्रॉब्लम, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन कि ये पीसीओएस एक्चुअली होता क्या है और करता क्या है बॉडी में। सो पीसीओएस बेसिकली इसको पीसीओएस, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सिंड्रोम, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइए, ये सिर्फ एक ही चीज़ है। ओके दूसरी बात होता है कि पीसीओएस स्पेशली फर्टिलिटी वाइज में मेन चीज़ रहता है कि अंडा जो है वो बढ़ता नहीं है, या जो अंडा बढ़ता है वो कच्चा रहता है। अच्छा। तो जब अंडा नहीं बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि हमें पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। तो बहुत सारे वुमेन कंप्लेन करते हैं कि उनका महीना 2-3 महीने में आता है या सिर्फ दवाई खाने पे वापस आ जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो पीरियड्स अंडा ना बढ़ने के वजह से फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अभी मोस्ट कॉमन चीज़ रहती है पीसीओडी की, पीसीओडी के वजह से वजन बढ़ता है और वजन के वजह से पीसीओडी और भी बढ़ जाता है। और ये साइकिल जो रहता है ये विशियस साइकिल होता है जो हमें कहाँ तो तोड़ना पड़ता है। एंड द ओनली वे टू ब्रेक इट इज थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो डाइट, जिम छोड़ो, जो एक्सरसाइज आपको पसंद है, अगर आपको डांसिंग पसंद है, जुम्बा पसंद है, अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, या आपको जिम जाना पसंद है, या वॉक, या आपके हस्बैंड को लेके जाइए वॉक करने के लिए, तो इसके वजह से ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंजेस, मतलब जो आप एक्सरसाइज करोगे मिनिमम 45 मिनट्स अ डे, और अगर आप अपना वजन कम करोगे तो ये पीसीओडी रिवर्स हो सकता है और आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हो। ना आपको आईवीएफ या आईयूआई की ज़रूरत पड़ती है जिसके वजह से आपको प्रेग्नेंट रहना पड़े। यहीं से एक और भी सवाल था कि कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत लीन रहते हैं, दुबले पतले रहते हैं, और उनकी सोनोग्राफी में या उनको रिपोर्ट मिलती है कि वो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं। तो ऐसे पेशेंट में भी मैंने देखा है कि बहुत बार लोग कहते हैं आप जिम ज्वाइन कर लो, ये कर लो। तो ये कौन सी वैरायटी है पीसीओएस की जो लीन पीसीओएस या दुबले पतले लोग पीसीओएस के साथ आते हैं? तो लीन पीसीओएस है जहाँ पे ये अराउंड 5 to 10% केसेस रहते हैं, बहुत कम केसेस रहते हैं। पर ये लीन पीसीओएस सबसे डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना, क्योंकि अगर हम में थोड़ा सा हेल्दीनेस हो जैसे मेरा, तो हम लोग थोड़ा डाइट और ये करके पीसीओएस कम कर सकते हैं। पर लीन पीसीओएस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पतले और दुबले हैं या कुछ ज़्यादा ही, तो ऐसा नहीं है कि अगर खाना खा के वजन बढ़ाए तो पीसीओएस चला जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है। तो इनको थोड़ी दवाई लगती है जिससे, क्योंकि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है जिसके वजह से अंडा नहीं बढ़ता है। तो इसके वजह से इनको थोड़े मेडिकेशंस देने पड़ते हैं, टैबलेट्स, जो जिनसे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो और ओवरी भी रिस्पॉन्ड करे मेडिसिन को। तो इनके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो अवेलेबल है। इसका अगर आप लीन पीसीओएस है, इसका मतलब नहीं है कि आपको आईवीएफ ही करना जरूरी है, यू कैन इजीली कंसीव नेचुरली। अभी एक थोड़ा सा डिफरेंट था रोहन सर कि आईवीएफ अब पहले से काफ़ी सेफ भी हो गया है ना, मतलब हमने जब स्टार्ट किया था तो इतने ओएचएसएस, मतलब ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, तो ये क्या क्या चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से अब आईवीएफ इतना सेफ हो गया है? मैडम लेट मी बिगिन विद 1978, जब पहला बेबी बॉर्न हुआ था। उस टाइम पे जब हम अंडा बाहर निकालते थे, हम लोग को या तो पेट पे चीरा करके फिजिकली अंडे निकालने पड़ते थे, या लैप्रोस्कोपी जो था उस टाइम पे नया नया था, तो उस टाइम पे लैप्रोस्कोपिकली निकालना पड़ता। अभी सोनोग्राफी मशीन्स के साथ ना हमको पेट खोलना पड़ता है, ना कोई चीरा लेना पड़ता है, तो इसके वजह से हम लोग ईजिली वो सक आउट कर सकते हैं। दूसरी प्रोटोकॉल्स भी 1978 से अभी 2022 में पूरे बदल गए। अब ओएचएसएस सबसे बड़ा डेंजर फैक्टर था क्योंकि बहुत सारे अंडे बढ़ते थे, पर अभी जो प्रोटोकॉल्स है उसके वजह से ज़्यादा अंडे हम लोग बढ़ाते नहीं है। प्लस हमको अभी ज़्यादा आइडिया मिला है कि कितना डोज हर पेशेंट को लगता है। इनफैक्ट लास्ट 10-12 साल में मैंने शायद 1 या 2 पेशेंट्स देखे ओएचएसएस के कि वो इतना कम हुआ है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड में ओएचएसएस का रेट जो है
जो 15% था वो अभी 3% हो गया लास्ट 20 साल में। एक्चुअली ये क्वेश्चन को हाईलाइट करने का यही था कि जो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो आईवीएफ का कुछ बातें सुनी रहती हैं, Absolutely. तो डरने की बात नहीं है। बहुत प्रोटोकॉल्स, अब तो बहुत सेफ्टी Safe भी हो हो गया। गई है, और आप किसी भी अच्छे आईवीएफ एक्सपर्ट को मिले, डरे नहीं। अगर आप Absolutely. इससे अगर आप डर रहे हैं तो एक ये जानना था कि अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं किसी पेशेंट में आईवीएफ करने का, Yeah. तो और वो पर्सन मान लीजिए कि मुंबई में है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कहीं बाहर से आ रहा है, तो उनका ये साइकिल कितने दिन चलता है और किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं? कोई पेशेंट है जो बाहर से आपके पास आना चाहे, तो वो एक रफ आइडिया चाहिए। इनफैक्ट लॉट्स ऑफ पेशेंट्स जो रहते हैं वो बाहर से आते हैं, जैसे सांगली, सातारा, कोल्हापुर, बहुत जगह से आते हैं। तो ऑब्वियसली हम उनको रोज एक्सपेक्ट करने को नहीं आते, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि दूसरे दिन पे एक सोनोग्राफी करना पड़ता है। अच्छा। तो हम बोलते हैं कि आप लोकली भी कर सकते हैं सोनोग्राफी। उसके बाद हम लोग इंजेक्शंस चालू रहते हैं 10 से 12 दिन। अच्छा। तो 5 दिन बाद हम लोग एक रिपीट सोनोग्राफी करते हैं, और तो उस टाइम पे उनको सेंटर पे आना पड़ता है। सो जनरली ये पिकअप प्रोसेस जो रहता है वो अराउंड 10 से 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको गिन चुन के 10 दिन पकड़ने चाहिए जहाँ पे आपको सेंटर के आसपास रहना पड़ेगा या आपको सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा। और जिस दिन आपका पिकअप रहता है, जहाँ पे हम लोग अंडा बाहर निकालते हैं, उस दिन आपको एडमिट किया जाता है अराउंड 12 to 14 आवर्स, मतलब सुबह में एडमिट करके शाम में हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। 1% केसेस में ओवरनाइट रखा जाता है, और पिकअप होने के बाद 2 दिन के बाद हम और एक सोनोग्राफी करते हैं, जिसके बाद आप वापस घर जा सकते हैं। अभी अगर हम लोग आपका ट्रांसफर, मतलब जो बच्चा हम लोग लैब में तैयार करते हैं वो हम लोग, मैं उसमें भी देखना चाहती थी कि आप मॉडल में अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि ट्रांसफ़र जो आपने कहा, तो ये क्या है एग्जैक्टली? तो बेसिकली क्या करते हैं कि जब हम इंजेक्शंस देते हैं, ये अंडाशय है, तो अंडाशय में हम लोग एक अंडा नहीं बढ़ा रहे, जितना ज़्यादा अंडा बढ़ा सकते हैं वो हम बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप ये वाला देखिए, इसमें 4 अंडे बढ़ रहे हैं। जनरली सिर्फ एक अंडा नेचुरली बढ़ता है, पर इंजेक्शन से हम लोग एक्चुअली एनीवेयर बिटवीन 7 to 15 एग्स ट्राई कर रहे हैं अंडा बढ़ाने के लिए। एक बार ये अंडे पूरे से बढ़ जाते हैं तो हम लोग सोनोग्राफी थ्रू एक नीडल डालते हैं और ये अंडे सक आउट कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार ये अंडे सक आउट कर देते हैं तो हम लोग फिर वो एग्स जो है हम लोग लैब में लेके, आपके हस्बैंड का स्पर्म लेके हम लोग एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण जो है वो हम तैयार करते हैं। एक बार वो भ्रूण तैयार हो जाता है, हम लोग या तो 3 दिन या 5 दिन बाद वो भ्रूण लेके हम लोग थैली के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये थैली के अंदर डालते हैं। तो इधर अंदर डालने के बाद 14 दिन में हम लोग को आइडिया मिल जाता है कि प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं। अच्छा। अगर हम सक्सेस रेट देखने जाए तो सक्सेस रेट वेरीज फ्रॉम 40 to 60% डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। तो जनरली जब हम लोग आईवीएफ का हिस्ट्री देखें, तब आईवीएफ चालू हुआ था 1% सक्सेस रेट था, और वो सिर्फ ट्यूब्स के लिए था। पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं थी और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ज़्यादा नहीं था। पर अभी अगर हम देखने जाए वो ऑलमोस्ट 40 to 60% सक्सेस रेट आया है। तो दैट इज एब्सोल्युटली समथिंग जिसने ये फील्ड को रेवोल्यूशनलाइज किया है। करेक्ट। एक और क्वेश्चन था जो कि बहुत स्टिग्मा लिए हुए है रोहन साहब, वो है कि अगर कोई पर्सन, हम लोग पहला जो टेस्ट कराते हैं उसमें हम कहते हैं कि आप अपना सीमेन एनालिसिस करा लें। अब अगर उसमें बाई चांस मेल फैक्टर आता है, ओलिगो है या कम है, तब तो फिर भी एक्सेप्टेबल रहता है। लेकिन अगर वो ऐसा है कि उसमें कोई भी स्पर्म दिख ही नहीं रहा, तो क्या इस मतलब तो पेशेंट के मतलब बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, स्पेशली जो मेल पार्टनर के जो पूरी फैमिली है, तो वो कुछ हद तक उसको बचाना भी चाहते हैं, छुपाना भी चाहते हैं। तो मैं जानना चाहती थी कि ऐसे केसेस में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और क्या ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली। तो अभी जो ट्रीटमेंट है, पहले तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका 0 स्पर्म काउंट है, तो पहले तो हम लोग थोड़े टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि ट्यूबिंग में ब्लॉक है कि टेस्टी में ही कोई तकलीफ है। अच्छा। तो अगर टेस्टी में ही तकलीफ है तो कभी कभी थोड़ा मुश्किल रहता है स्पर्म मिलना, पर अभी नई सर्जिकल टेक्निक्स आए जहाँ से हम डायरेक्टली टेस्टी से हम लोग स्पर्म निकालते हैं। तो एक है टीसा और एक है माइक्रोटेसे। माइक्रोटेसे है जहाँ पे हम लोग ये माइक्रोस्कोप के अंडर ऑपरेशन करके हम लोग छोटे छोटे स्पर्म्स अगर देखते हैं कि जहाँ पे टेस्टी में कोई अच्छा एरिया है जहाँ पे स्पर्म्स बन रहा है, उस हिसाब से हम लोग अगर स्पर्म्स मिल सकते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। तो इसके वजह से
अभी जो चांसेस है स्पर्म मिलने के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। पर इतना समझिए कि अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर के लिए भी जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि हमें स्पर्म्स ना मिले। Correct. तो उस टाइम पे हम लोग को शायद डोनर स्पर्म लेना पड़ सकता है। पर अभी विद द फैसिलिटीज एंड जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, to be able to get your own sperm is quite Possibility possible, तो है। and definitely जो 0% था पहले अभी almost 50 to 60% और हो गया। इनके सक्सेस रेट्स भी काफी अच्छे वेरी हैं गुड ना? सक्सेस रेट्स, स्पेशली विद अभी जो नए इम्सी टेक्नोलॉजीज आए हैं उससे तो सक्सेस रेट्स भी अच्छे हैं। यहीं से एक क्वेश्चन और है कि जो आईवीएफ प्रेगनेंसी जिन वेमेन में या जिन कपल्स में होती है, तो क्या वो बच्चे उतने ही एवरेजली नॉर्मल होते हैं या इसमें किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं? सो इनफैक्ट अभी रिसेंटली ही इनफैक्ट सारे पेशेंट्स हमको ये पूछते हैं, तो 2 मेजर रिसर्च पेपर्स आए थे जिन्होंने फाइनली हमको बोला कि देखो अगर आईवीएफ कर रहे हो तो भी नॉर्मल है और अगर नेचुरल प्रेगनेंसी रहो तो भी नॉर्मल है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल हम लोग देख रहे हैं वो आपका ही रहेगा। तो अगर नेचुरल प्रेगनेंसी में वो जेनेटिक प्रॉब्लम रहने वाला है तो वो आईवीएफ में भी रहने ही वाला है। तो ऐसा कुछ है नहीं। और अभी हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग भी है जिससे हम लोग देख सकते हैं कि जो एम्ब्रियो हम लोग अंदर डाल रहे हैं वो नॉर्मल है या नहीं। ये भी एक रियश्योरिंग फैक्ट है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे अब नॉर्मल है। टेस्टिंग की भी सुविधा है पहले जैसे। थोड़ा हम लोग पीछे आ गए, लेकिन फिर भी आईयूआई के बारे में अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताते तो इनफैक्ट आईयूआई सबसे सिंपल ट्रीटमेंट होता है जब हम नेचुरल से कोई असिस्टेड रिप्रोडक्शन, जैसे आईवीएफ एक एडवांस टेक्निक है पर आईयूआई एक सिंपल टेक्निक है जो एक नेचुरल मेथड ही फॉलो कर रही है। तो बेसिकली आईयूआई में हम लोग क्या इम्पॉर्टेंट है, तो ये ओवरी या अंडाशय है, ये आपके नली है या ये आपके फलोपियन ट्यूब्स है, और ये थैली है, ये थैली का मुंह है और ये वजाइना रहता है। तो यूजुअली जब नेचुरल प्रेगनेंसी मतलब हम नेचुरली ट्राई करें, एक अंडा निकलता है वो ट्यूब में आ जाता है, जब आप संबंध रखते हैं धातु थैली के अंदर आके वो ट्यूब में मिलता है और इधर बच्चा तैयार होता है और फिर ये बच्चा थैली के अंदर जाके चिपकता है। अभी आईयूआई में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैसे ही हम लोग अंडा जैसे बढ़ रहा है हम लोग सोनोग्राफी थ्रू फॉलो करते हैं। एक बार अंडा पूरे से बढ़ गया तो हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं जिससे अंडा फूटता है, और जब ये अंडा फूटता है तो 36 घंटे बाद, जब इंजेक्शन के 36 घंटे बाद हम आपके और आपके हस्बैंड को क्लिनिक पे बुलाते हैं, हस्बैंड का सैंपल लेते हैं, लैब में हम वो सैंपल को वॉश करते हैं जिससे हम लोग वो सैंपल की ताकत बढ़ाते हैं और अंडे में एंटर करने की पोटेंशियल बढ़ाते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो फिर वो हम लोग एक कैथेटर रहता है, एकदम 3 मिलीमीटर का कैथेटर रहता है जो हम लोग अंदर थैली के मुंह के अंदर से डालते हैं और स्पर्म हम लोग थैली में छोड़ते हैं, तो ताकि वो उनका रास्ता जो रहता है वो कम रहे अंडाशय को पहुंचने, और जो पोटेंशियल है वो इम्प्रूव्ड रहे ताकि जब तक वो अंडाशय तक पहुंचे। तो इससे आईयूआई में जो नेचुरल जिसका सक्सेस रेट 5 से 6 तक का है, आईयूआई में वो 15 से 18 तक का है, मतलब वो अराउंड 3 गुना बढ़ जाता है सक्सेस रेट आईयूआई में। और ये बहुत डिस्कम्फर्टिंग भी नहीं होता है ना? एब्सोल्युटली नहीं। इनफैक्ट मैडम इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसीजर्स इन फर्टिलिटी और रादर ओबीजीवाई अगर हम बोले तो जरूरत नहीं है, ये काफी कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो इसके पहले एचएसजी करते हैं और उसका वो पेन उनको लगता है कि आईयूआई भी शायद वैसा ही होगा। तो हम लोग क्लियर कर दें कि प्लीज एचएसजी और आईयूआई 2 अलग अलग स्पेक्ट्रम पे है। आईयूआई द पेन इज देयर इज नो पेन फर्स्टली, और अगर आप एचएसजी से कंपेयर करने जाए तो 1000 टाइम्स लेस है। ये हमेशा मुझे लगता है कि जिसने एचएसजी किया और उसी के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब आईयूआई करना है, तो पेशेंट्स को बहुत डर लगता है। इनफैक्ट जो पेशेंट, हमने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ये बिल्कुल आराम से हो जाता है। और आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कशन करें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा रोहन, हमने काफ़ी बातें की बट आपका टॉपिक ही ऐसा है कि क्वेश्चंस ही ख़त्म नहीं हो रहे हमारे। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ टाइम। तो मैं ये जानना चाहती थी कि कुछ लोग जो मतलब अभी हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए किसी कपल को, लेकिन शी नोज़ कि हमारा एडवांसिंग एज है, करियर हो सकता है या फिर कोई मॉडलिंग में है या आई डोंट नो, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। तो ये एग फ्रीजिंग के बारे में हमें थोड़ा बताएं। मैम, आई एम सो हैप्पी यू ब्रॉट दिस क्वेश्चन अप। आई थिंक ये जो एक टॉपिक है इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट।
सो वी हैव अ लॉट ऑफ मतलब कपल्स जो आप देखेंगे, या कपल्स छोड़ो, सिर्फ लेडीज देखो जो अपना शादी लेट करना चाहते हैं क्योंकि शायद सही पार्टनर नहीं मिला है, या कभी कभी क्या होता है वो अपने करियर पे फोकस्ड है, स्टडीज कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या मे बी दे वांट टू हैव अ चाइल्ड एट अ लेटर एज, अगर पार्टनर भी मिले पर उन दोनों को थोड़ा लेटर प्रेगनेंसी प्लान करना है। तो इसके वजह से क्या रहता है कि जैसे मैंने कहा इंडियन वुमेन में एग का लेवल मतलब AMH लेवल जल्दी गिरता है, तो हम लोग ऑलवेज एडवाइस करते हैं कि आप एग्स फ्रीज करें। तो ये सिमिलर IVF प्रोसेस जैसा है, पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर जो आप अंडा लेते हैं वो अगर आप फ्रीज करते हैं, जिस एज पे आपने फ्रीज किया है आपका एग का एज वही रहता है। हाँ। तो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मी एंड माय वाइफ एंड आई, जब वी फ्रोज आवर एम्ब्रियोज व्हेन वी वर 29, सो उसके वजह से बिकॉज हम लोग को उस टाइम पे बेबी नहीं चाहिए था, क्योंकि हम अभी रिसेंटली प्रैक्टिस में चल रहे थे, वी वर बिगिनिंग टू स्टार्ट आवर करियर्स, तो वी डिडंट वांट अ बेबी, तो हम लोग ने एम्ब्रियोज फ्रीज किए। वी गॉट प्रेग्नेंट नेचुरली आफ्टर 4 years। तो और एक चीज, जस्ट बिकॉज यू फ्रोजन योर एग्स इसका मतलब नहीं है कि IVF करके ही प्रेग्नेंट। ये एक फर्टिलिटी इंश्योरेंस जैसा आप बोल सकते हैं, एक ऑप्शन रहता है। तो बाय चांस अगर हम लोग नहीं कंसीव कर पाते बाय आवर सेल्स, पर जो अंडे हमारे 29 पे फ्रीज हुए थे, अगर मेरी वाइफ 36 पे भी यूज करती तो वो 29 के ही एग्स देते। और इतना याद रखिए, वो यंगर एज पे जो आप फ्रीज करते हैं उसका प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट मच ज्यादा रहता है जब आप 36 पे खुद के एग्स से अटेम्प्ट करें। Madam, I'll give one example because she's a patient of ours who has spoken very openly about it. Diana Hayden, she was Miss World. In fact, she is a revolutionary mindset. उसने 2008 या 9 में she came to us for social egg freezing. I think she may be the first woman in the world to have done it for social causes, not for medical reasons. तो उन्होंने she was 31 or 32, उसने अपने eggs freeze किया because उसने right partner नहीं ढूंढा था तब तक. So she wasn't sure. When she turned 40 is when she got married, and she used those eggs which she had frozen 9 years ago to get pregnant, and she has 3 babies right now. So it is something which I advise हर patient को. लेकिन ये भी एक है ना कि जब बड़े लोग या सेलिब्रिटीज जब इस तरह से ओपनली बात करते हैं तो ये बहुत सारा चेंजेस भी लाता है, एंड दे शुड बी गिवन क्रेडिट फॉर ऑल द गुड वर्क दे डू। इसी तरह से जो आपने एक केस बताया कि अभी पेशेंट ट्राई कर रहा है और हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है और वो कम ही समय रहते हैं, तो ये जैसा हमने एग को फ्रीज करने का ऑप्शन रखा है वैसे ही हम स्पर्म भी फ्रीज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली मैडम। सो स्पर्म फ्रीजिंग इज अ मच इजियर टेक्निक, क्योंकि हम लोग को कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करना पड़ता है, हस्बैंड खुद से खुद स्पर्म सैंपल दे सकता है। तो यूजुअली जब ऐसे हस्बैंड्स रहते हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं काम के लिए और उनका अवेलेबिलिटी नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनका अबाउट 7-8 सैंपल्स फ्रीज करके रखते हैं, तो वाइफ डजंट वेस्ट टाइम। तो हम लोग IUI ये फ्रोजन सैंपल के साथ कर सकते हैं। तो इवन इफ द हस्बैंड इज नॉट देयर, वी ऑलवेज, पर हर IUI के टाइम पे हम लोग को उनका कंसेंट फॉर्म्स फैक्स करना पड़ता है, पर दैट इज जस्ट टेक्निकल। दैट्स जस्ट टेक्निकल, एंड आजकल तो डिजिटल इंडिया है, इट कैन नॉट बी टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। यस। एक क्वेश्चन था रोहन सर कि ये जो IVF प्रेगनेंसी जब होती है तो एक ये भी कंसर्न है कि अगर मैं IVF करूंगी तो क्या मुझे 9 महीने बेड रेस्ट लगेगा? ओके, दैट एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि IVF के बाद बेड रेस्ट इज नॉट कंपल्सरी अनलेस आपको कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हो जिसके वजह से बेड रेस्ट करना पड़े, वो अलग चीज है। बट बिकॉज ऑफ IVF यू डू नॉट हैव टू टेक बेड रेस्ट। इनफैक्ट हमारे जो पेशेंट्स रहते हैं जिनका ट्रांसफर करते हैं, एक बार ट्रांसफर हो गया उनको 5-10 मिनट में हम लोग उठा के उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि प्लीज नो बेड रेस्ट। अगर आपको पहले 3 महीने में कुछ ब्लीडिंग होता है या कुछ, हम लोग बोलते हैं प्लीज बेड रेस्ट लीजिए 5 दिन या 6 दिन के लिए, और उसके बाद प्लीज रिज्यूम योर नॉर्मल वर्क, क्योंकि बेड रेस्ट लेना वो आपका ही स्ट्रेस बढ़ाता है, वो आपको रिलैक्स नहीं करने देता है। तो मतलब इसलिए IVF से ना डरें कि आपको 9 महीने यू विल बी आउट ऑफ ऑल द एक्टिविटी, आप अपना रूटीन जो है। ऑल आवर IVF पेशेंट्स मैम वर्क टिल द टाइम ऑफ देयर डिलीवरी। यहाँ से आई एम सॉरी, मेरा ये वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन मुझे आपसे बहुत कुछ जानना है। मैं जानना चाहती थी कि आप, बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो इसलिए दुखी रहते हैं जो IVF के कि उन्हें ट्विन नहीं रुका,
उन्हें क्या लगता है कि एक ही बार में 2 बच्चे हो जाते, तो इसके बारे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? तो पहली चीज़ है कि हाँ, बहुत आकर्षित लगता है कि ट्विन्स हो गए तो पूरा फैमिली कंप्लीट होता है, पर इतना याद रखें ट्विन्स के साथ खुद ब खुद कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं आपके प्रेगनेंसी में। आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस है, डायबिटीज़ डेवलपमेंट होने का चांसेस है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी डिलीवरी ज़्यादा जल्दी भी हो सकती है, जिसके वजह से बच्चे को कांच की पेटी लग सकती है। और एक चीज़ है कि अगर आप ट्विन्स रहे तो आपका मोस्ट लाइकली सिजेरियन भी होने वाला है, जिसके खुद ब खुद कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। जब एक सिंगलटन प्रेगनेंसी रहता है, इतना समझो कि देयर इज अ रीजन कि नेचुरल प्रेगनेंसी सिंगल प्रेगनेंसी रहती है, क्योंकि भगवान ने उस तरह ही मेंटेन करने के लिए रखा है। तो आपका थैली आप ओवर एक्सटेंड कर रहे हो, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना इलास्टिक को खींच खींच एक बियॉन्ड एक पॉइंट वो फट जाता है। तो वैसा सिचुएशन अपने को नहीं चाहिए जब ट्विन्स रहते हैं। इनफैक्ट अभी हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक एम्ब्रियो अंदर डालें ताकि ट्विन्स का चांसेस कम हो जाए, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है बच्चे को भी और माँ को भी। मुझे ये जानना था कि एक कोई लेडी कितनी बार IVF ट्राई कर सकती है, अगर बाई चांस I just pray that they conceive in first or second cycle, but अगर unfortunately नहीं होता है तो आप क्या एडवाइस करते हैं? So madam, it is a little bit of a difficult question to answer because ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 1 या 2 साइकिल पे भी खत्म होता है। I had one patient जो 5th साइकिल पे प्रेग्नेंट हुई, तो उस हिसाब से इट्स नॉट राइट। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जनरली अगर 3 IVFs फेल हो जाते हैं and the patient is very insistent and I said what are your other options, मतलब आपके और क्या ऑप्शंस है? तो उस टाइम पे बोलते हैं अगर इसमें नहीं हुआ तो अडॉप्शन हम लोग शायद सोच सकते हैं। सो एट दैट पॉइंट वी ऑलवेज टेल देम कि आप अडॉप्शन पेपर्स डालना चालू कर दीजिए, बिकॉज उसके लिए भी 2 से 3 साल लग सकते हैं एंड देन वी बिगिन। बट यूजुअली आई डोंट एडवाइज मोर देन I'm giving upper limit maybe 4, maximum 5. I wouldn't advise more than that. Because now in my own family, my own sister-in-law, she had undergone 7 cycles and by God's grace she conceived here only with Nandita madam. तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि आप थोड़ा ब्रेक ले लें और थोड़ा सा ब्रेक लेके आप, अगर आपका एज कम है, फैक्टर्स होंगे बहुत सारे डिसाइड करने के, बट कभी भी समटाइम्स इट माइट टेक सम टाइम टू बिकम। आई जनरली एडवाइस कि आफ्टर 2 or 3 साइकिल्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ क्लेंस, करेक्ट, स्टॉप ऑल मेडिकेशंस। तो आप नेगेटिव मत हो जाए। IVF इज अ वेरी सक्सेसफुल ब्रांच और बहुत सब, अब तो मैं ऐसे कहती हूँ ना कि अगर मनी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है आपके पास तो प्रेगनेंसी तो होनी ही होनी है। आप IVF कंसल्टेंट से मिलिए, अच्छे कंसल्टेंट से मिलिए एंड यू विल बिकम प्रेग्नेंट। तो वो जो स्ट्रेस था कि मैं प्रेग्नेंट होंगी कि नहीं, वो काफी आप लोगों ने रिलीव कर दिया है। I'm glad the field has taken that path where we've come so far ahead. Lot of stalwarts have worked to make IVF what it is today. Absolutely. So अभी एक थोड़ा सा आउट ऑफ IVF है कि जो पेशेंट्स को फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस होता है, इनमें कैसा रहता है IVF सक्सेस, या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं आप? तो यूजुअली अगर एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड रहता है तो लेट मी टेक बोथ ऑफ देम सेपरेटली। अगर फाइब्रॉइड रहता है तो फाइब्रॉइड रहता है जैसे अगर आप इसमें देखिए, ये गांठ है इधर जो एक फाइब्रॉइड बोलता है। ये फाइब्रॉइड अंदर रह सकता है, बीच में रह सकता है या बाहर के साइड पे भी रह सकता है। अभी फाइब्रॉइड के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो छोटा फाइब्रॉइड हो जो थैली के अंदर ना हो तो कभी कभी हमें उसे हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर वो थैली के अंदर हो या बहुत ज़्यादा बड़ा फाइब्रॉइड हो तो उस टाइम पे हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि हम लोग IVF करके अंडाशय और जो स्पर्म रहता है वो लेते हैं, भ्रूण बनाते हैं और वो भ्रूण को फ्रीज करते हैं। जैसे हम लोग ने एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग बात किया, हम लोग एम्ब्रियो भी फ्रीज कर सकते हैं। तो ये एम्ब्रियो फ्रीज करते हैं, उसके बाद हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं जो हम लोग दूरबीन से करते हैं, लैप्रोस्कोपिकली या हिस्ट्रोस्कोपिकली। हिस्ट्रोस्कोपी जिसमें चीरा बिल्कुल नहीं लगता है और लैप्रोस्कोपी जिसमें 1 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है। ये फाइब्रॉइड निकालने के बाद डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी सर्जरी हो। अगर एक छोटी सर्जरी हो तो हम लोग अगले महीने में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा सर्जरी हो जहाँ पे कैविटी खुल जाए या अंदर से फाइब्रॉइड निकालना पड़े तो हम लोग को मिनिमम 6 वीक्स यानी 2 पीरियड्स रुकने पड़ते हैं और उसके बाद जो भ्रूण ऑलरेडी तैयार है वही हम लोग को अंदर डालने पड़ते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस के लिए? हाँ, और एंडोमेट्रियोसिस अभी ये भी और एक ट्रिकी सिचुएशन है। अभी एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली जो सिंपल लेमन में समझा जाए तो
जो महीना बाहर आता है वो पेट के अंदर भी जा रहा है। तो इसके वजह से खून के गांठ तैयार होते हैं थैली के आसपास और अंडाशय के आसपास, जिसके वजह से चॉकलेट सिस्ट जो बोलते हैं वो तैयार होते हैं। अभी 2 प्रकार के ट्रीटमेंट है। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग को ऑपरेट करके उसके बाद आईवीएफ करना पड़ता है, पर अगर वो छोटा रहे तो हम लोग पहले आईवीएफ करते हैं, फिर आईवीएफ के बाद हम लोग ऑपरेशन करके 2 महीना हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं ताकि जो भी बाकी का एंडोमेट्रियोसिस रहे वो और भी कम हो जाए, और फिर हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। तो यानी ऑप्शन बच्चे होने का दोनों कंडीशन में Absolutely, है। madam. फाइब्रॉइड है तो भी हम मैनेज कर पाएंगे, बड़ा वाला भी है तो भी मैनेज हो जाएगा, और एंडोमेट्रियोसिस में भी अब काफ़ी एडवांसमेंट आ गया है। Absolutely, ma'am. तो क्योंकि यूट्रस का अंदर का कैविटी तो शायद ठीक ही ठीक ठाक ही रहता जाता है, है। तो बच्चे को जहाँ रहना है वो तो सही रहेगा। अभी थोड़ा सा हमको ये भी जानकारी चाहिए थी, हम लोग वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, कि ये जो सरोगेसी लॉ है, ये जो नए चेंजेस आए हैं, इसको देखते हुए कपल्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है जो अब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या जिनको आईवीएफ है नए सिनेरियो में? So I think the government has made it very clear कि surrogacy is only meant for couples who actually require it, जिनका से हिस्टेक्टमी अर्ली एज में हुआ है किसी भी कारण के वजह से, या तो उनका थैली में कोई तकलीफ है जिसके वजह से वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकते, या कोई मेडिकल डिसऑर्डर है जिसके वजह से प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा है तो आप वापस सरोगेसी के लिए नहीं जा सकते, एंड इट इज़ कम्प्लीटली एल्ट्रुइस्टिक, मतलब there is no money to be paid to the surrogate, and you have to find someone who's willingly ready to do it for you. So I think, and you also need a court ordered approval for surrogacy. So काफी law has changed. The law has changed quite a bit, and I think if you're trying for a pregnancy, or say you're planning to delay your pregnancy, definitely meet a infertility specialist. Think of your options of maybe, as I said, कि egg freezing, sperm freezing या embryo freezing. तो उसके बाद आप don't try for however long, and at that point you can just take these, you can try naturally whenever you decide to have a pregnancy, और अगर ना रुके जो embryos freeze किए हुए that's what you can go for. If you're looking at getting pregnant immediately, make sure you'll give time to each other, make sure you're with each other for a longer period of time, try and stay as stress free as possible during that period of time, and keep trying. That's all I would say. Don't give up very easily. So all right, we learned so much through this interview. I think हमने बहुत कुछ कवर किया, और शायद पूरा कवर करना तो आईवीएफ इतना वास्ट है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा हमारे व्यूअर्स को। इसके अलावा रोहन सर, अगर आप और कुछ हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से बताना चाहते हो तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि don't get scared of IUI, infertility and IVF treatments. जब आप एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, इतना समझे कि हम लोग आईवीएफ करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम आप देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द ईजीएस्ट एंड बेस्ट वे फॉर यू टू गेट प्रेग्नेंट। तो इफ़ यू आर समवन बिलो द एज ऑफ 32 और 33 जो 1 साल के ऊपर से ट्राई कर रहे हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जाके मिलिए, ताकि आपको पता चले कि क्या कारण है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, या अगर आप 33 के ऊपर है 6 महीने का टाइम दीजिए, अगर 6 महीने में नहीं हो रहा है एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशंस करवा लीजिए, जिसके आइडिया मिले कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप टाइम पे और राइट पर्सन के पास जाए ट्रीटमेंट के लिए, to ensure that you can get pregnant and achieve parenthood as early as possible. And जितना यंग कपल रहेंगे, जितना जल्दी आप आएंगे, उतना सक्सेस रेट भी बढ़ता ही जाता Absolutely. है ना। एक बात जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहती थी कि क्या होता है बहुत बार कि जब आईवीएफ कोई कराता है तो उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। तो क्या होता है, वो बहुत बार अपनी फैमिली को भी नहीं बताते हैं, या वो नहीं चाहते कि डॉक्टर्स की कोई बताए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाई टाइम की सोशल सपोर्ट करना चाहिए सोसाइटी को। आईवीएफ में तो उसको ज़्यादा, कपल को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो बहुत बार वो अपनी ही माँ को नहीं बताते, अपने मदर इन लॉ को नहीं बताते। कोई बात नहीं, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड वी शुड ऑल बी मोर देन। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ और आपने स्टेंट लिया तो आप बताओगे कि प्लीज़ मेरा, और आप पार्टी पे जाते हो तो आप बोलते हो मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि मेरा है। इट्स द सेम थिंग विद इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इनफैक्ट अगर आप इसके बारे में बात करोगे, आपके जो पड़ोसी है जो कंसीव नहीं कर रहे या आपके फ्रेंड्स है, उनको आइडिया मिलेगा क्योंकि आपको आइडिया है। तो ये अवेयरनेस जो है वो अगर आप बात करेंगे तो ही बढ़ जाएगा। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू टॉक, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अवेयरनेस बढ़ाओ।
अभी मैं देखता हूँ तो अर्बन सिटीज या मेट्रोज में ये स्टिग्मा थोड़ा कम होते गया पर अभी भी व्हेन वी लुक एट द ओवरऑल पॉपुलेशन थोड़ा बहुत स्टिग्मा है इस बारे में. तो फैमिली सपोर्ट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट अभी भी हमारे पास कपल्स हैं जो आते हैं जो बोलते हैं हम लोग ने हमारे फैमिली से बताया नहीं है, तो अगर हमारे फैमिली मेंबर्स आते हैं तो बोलना हम लोग सिंपल ट्रीटमेंट तो ऐसा होता है. तो डेफिनेटली होता है मैम. आई होप कि विद दिस इंटरव्यू एंड विद सच एलॉबरेट डिस्कशंस पीपल विल ओपन अप एंड इट इज जस्ट यू नो पीपल आर देयर टू हेल्प यू. तो उसमें कुछ IVF इज जस्ट अ ट्रीटमेंट मोडालिटी. उसमें इतना कुछ अशेमफुल होने की या हाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है. थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन सर. वी हैड सच अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू. एक नई प्रॉब्लम के साथ हम फिर से आपको डिस्टर्ब करेंगे. थैंक्स अ लॉट. इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. Thank you so much ma'am for having me here. It's always a pleasure to have giving all the information and I can, and thank you for calling me on this show ma'am. Thank you so much. Thank you.